धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इस प्रोग्राम का भी एक खास नाम रखना चाहता हूं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग मीडिया के चरित्र को लेकर कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं। कभी कभी हम चाहते तो रोजाना ही है कि मुद्दे क्या होते हैं उस दिन के, मीडिया ने क्या अपना नंगा नाच दिखाया, किस तरीके से उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपने स्टूडियो के बैठकर अंदर ड्रामेबाजियां की हैं, वो सब आपके सामने रोजाना रखें। लेकिन उतना संसाधन नहीं है, तमाम चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, तब सामने रखी जाती हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का भी एक खास नाम होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के जंगल राज का बुलेटिन, जैसे कि कोर्ट बुलेटिन, जैसे कि हम लोग क्या करते थे किसान बुलेटिन, जैसे बंगाल की खबरों का बुलेटिन। ये अलग बात है कि जब चुनाव नहीं था तब हम बंगाल पर खबरें किया करते थे, और जब चुनाव चल रहा है तो बंगाल पर खबरें नहीं कर रहे हैं। इधर उधर की कहानी छोड़ देते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। दो पहलू में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले अखबारों की स्थिति आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आखिर 5 अप्रैल को क्या बड़ी खबरें थी देश के अंदर, और अखबारों ने जो 6 तारीख को छपे हैं, भाई 5 तारीख का डाटा ही तो 6 तारीख के अखबारों में छपेगा, उन्होंने क्या खबरें छापी हैं। इसके अलावा 5 तारीख को क्या मुद्दे थे देश के अंदर, और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने किन किन मुद्दों पर डिबेट किया है, किन किन मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर ये होगा कि असल मुद्दे क्या थे। जंगलों में आग लगी हुई है। जी हां, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। अभी तो गर्मी की शुरुआत है और जिस तरीके से आग लगने की वारदातें सामने आ रही हैं और सेना को उस काम पे लगा दिया है, भोंपू मीडिया के लिए वो कोई खबर नहीं है, जबकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से हमारी वन संपदा जल रही है और वहां पे जो पक्षी हैं वो भी जलकर खाक हो जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह खबरें आ रही हैं कि फसलों में आग लग जा रही है। मतलब सोचिए कि किसी किसान ने जो अपनी फसल बोई है वो पक गई है गेहूं की, और उसमें आग लग गई है। लेकिन इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई बहस नहीं है कि इस पे बात करें कि आखिर आगे आग क्यों लग रही है। दूसरी बड़ी जो खबर हो सकती थी कल की वो ये कि 1 लाख के पार पहली बार 1 महीने के अंदर कोरोना का आंकड़ा पार पहुंच गया। यानी कि अब कोरोना के जो केस हैं वो 1 लाख के पार आने लगे हैं, उनका आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन भोंपू मीडिया के लिए कोई खबर ये नहीं थी। आप आगे देखिएगा उनका नंगा नाच वो किन मुद्दों पे कर रहे थे। इसी तरीके से सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो चुके हैं, एक जवान अभी गायब है, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है। इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए था, देखना चाहिए था अब तक कितने हमले हुए, क्या हुए, और मोदी सरकार के दौर में ही ज़्यादा ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं रुक रहे हैं। लेकिन इस पर भी कोई चर्चा, कोई बात नहीं की गई है। फ्रांस से फिर एक बार खबर आई, एक चौथी खबर हो सकती है कि राफेल डील में एक बड़ा जो है रिश्वत कांड हुआ है, और भारत के एक शख्स को, एक जो कंपनी बना के काम कर रहा था, उसको मोटा पैसा दिया गया है। लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं की गई है। इसी तरीके से कल की एक बड़ी खबर थी जो हमने आपके सामने रखी कि एएनआई के जो कैमरामैन हैं उनका ज़रा सा कैमरा क्या हिल गया। उत्तर प्रदेश के सीएम जो भगवा ड्रेस पहन के रहते हैं, खुद को साधु कहते हैं, योगी कहलवाना पसंद करते हैं, वो कैसे उसको गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो उस खबर पर भी किसी तरह की चर्चा, किसी तरह का कोई कहीं से भी किसी मीडिया ने नहीं किया। अब चलते हैं मीडिया का हाल आपके सामने रखने की तरफ, और अखबारों का हाल सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। आपके स्क्रीन पर सीधे अमर उजाला रख रहा हूं, फ्रंट पेज हमने इसका निकाला है दिल्ली का। इसने ना तो आदित्यनाथ योगी की खबर को कोई जगह दी है, ना अच्छी ना बुरी। अरे यही लिख देता कि पहले एनआई ने वीडियो डाल दिया, फिर वीडियो हटा दिया, लेकिन इसने तो खबर ही गायब कर दी। अब लोगों की नज़र में खबर ही नहीं आएगी तो वो उसके बारे में सोचेंगे क्या। अगर ये भी लिखता अमर उजाला अखबार कि हाँ भाई वो खबर डली और बाद में एनआई ने हटा दी उसको, ये भी लिख देता तो भी लोगों के नोटिस में आ जाता, हाँ भाई ऐसी कोई खबर है कि आदित्यनाथ योगी ने कैमरामैन को गाली दी। लेकिन उन्होंने तो खबर सीधे से गायब कर दी, पूरे फ्रंट पेज पे कहीं कोई खबर नहीं है। पहली खबर बनाई है कोरोना को, दूसरी खबर बनाई है अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर, और इसके अलावा तीसरी जो खबर बनाई है वो राफेल जो मामला है उसमें जो भ्रष्टाचार का ताज़ा खुलासा हुआ है उसको लेकर बनाई है। अब आपके सामने दैनिक जागरण, देश का सबसे बड़ा अखबार, साहब 2 महीने नहीं झेल पाया अकरम रईस खान को, वहाँ के बाद ही हम आपके सामने यहाँ पे आए। बेहतर ही हुआ, वहाँ पे जो भी करते रहते नौकरी करते रहते उनकी आज तक। खैर पहली खबर जो इसने बनाई है वो कोरोना को बनाई है, और इसके अलावा दूसरी खबर जो इसने बनाई है 100 करोड़ की वसूली की होगी जांच। इसने इस तरीके से दूसरी खबर ली है। आप समझ रहे होंगे कौन सी खबर इनको उठानी है। राफेल पर इसने लिखने की कोशिश की है कि कांग्रेस और भाजपा फिर आमने सामने, मतलब मुद्दा नहीं लिख रहा है, आमने सामने लिख के मामले को उलझा के छोड़ दे रहा है। ये स्टाइल होता है कि राजनीति हो रही है जी, ये लिख दीजिए। अब आपके सामने हिंदुस्तान,
ये भी देश का बड़ा अखबार है, इसमें मैंने 5.5 साल काम किया है। आखिर पहली जो खबर इसने बनाई है, अंततः महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। इसे सबसे पहली खबर यही देखी। आप समझ रहे होंगे क्यों बना रहा है, किसको खुश करना है और इसके लिए ये खबर प्राथमिकता क्यों रखती है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मामूली सा स्ट्रिंगर ब्यूरो चीफ बन जाता है इस अखबार में और बाद में उसको दिल्ली का टॉप की जगह पर बैठा दिया जाता है, क्योंकि उसके अब्बा जो है भाजपा के नेता हैं बढ़िया वाले। दूसरी खबर, दिल्ली में 24 घंटे जो है होगा टीकाकरण, जो है ये खबर दूसरी ने बनाई है। तीसरी खबर इसने बनाई है कि राफेल विमान सौदे में कई करोड़ के भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है। भाई साहब दावा लिख रहा है, अगर आरोप भाजपा की तरफ से लगते, जैसे ऑडियो टेप सामने आया था टीएमसी वालों का, तो आप देखते उस दिन ये लोग क्या छाप रहे थे, ऑडियो बम फूटा, टीएमसी में ली जाती थी 35 करोड़ की रिश्वत, उस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ लिख रहा है दावा, क्योंकि अपने आप को बचाना है ना, सरकार की तरफ से फटकार ना पड़ जाए। नवभारत टाइम्स बड़ा ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप का अखबार है, और इसको देखिए पहली खबर अपनी बना रहा है कि वसूली केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। इसे भी यही खबर समझ आई है, इसने भी इसी खबर को सबसे टॉप पे लिया है। दूसरी खबर इसने बनाया कि दिल्ली के हर तीसरे सेंटर पर आप कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन ये वैक्सीन आपको लगाई जा सकती है। और तीसरी खबर इसने बनाई है कि राफेल में किसे मिले 8 करोड़ 62 लाख रुपए का गिफ्ट, जो है किसको मिला है, ये खबर इसने बनाई है। लेकिन कुल मिला के ना जंगलों की आग की खबर को प्रमुखता से दिखाया है, ना इन्होंने जो सीआरपीएफ के इतने जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों का कोई दुख दर्द दिखाने की कोशिश की है, और ना आदित्यनाथ योगी की वो खबर जो कि वायरल हो रही है बहुत तेजी से, नहीं दिखाया। अब आपके सामने न्यूज़ चैनल का हाल रख देते हैं। न्यूज़ चैनल में मैं आज सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहता हूँ आज तक पर। 20 साल पूरे हो चुके हैं, इतना अवार्ड जीत लिया है, इतना रिकॉर्ड बना दिया है, इतने स्टार जो है एंकर हैं और बुलेट चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, तमाम नौटंकी ड्रामेबाजी। जब जिस दिन रिजल्ट आएगा तो पता चला पैराशूट से एक एंकर आ रही है, वो आके रिजल्ट बता रही है। ड्रामाबाजी ना दिखाएं ना, ये टीवी की दुनिया में, वीडियो की दुनिया में, तो इन्हें देखेगा कौन, इनको पूछेगा कौन। तो यहाँ 5 बजे सिस्टम से देखते चलिएगा, कागज कलम ले लीजिएगा। 5 बजे दंगल शो होता है, उसमें सीबीआई जांच और अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर बात की जा रही है। सुन लीजिए एंकर की जबानी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर आज राजनीतिक असर हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले महीने परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर के बाद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख ने पुलिस को 100 करोड़ हर महीने वसूली का टारगेट दे रखा था। भाई साहब एक डिबेट करके इनका पेट नहीं भरा। 6 बजे अंजना ओम कश्यप अल्लाह बोल में डिबेट कर रही हैं और वो तो सीधे कनेक्ट कर लिया उन्होंने फोन पे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र से आ रही है अनिल देशमुख। जी हां, गृह मंत्री थे, इस्तीफा दिया है। देशमुख के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस फोन लाइन पर सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे यही, 15 दिन बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है। आप पहले दिन से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप लोग इससे भी संतुष्ट नहीं दिखते? 2 करके भी पेट नहीं भरा इनका। अब आगे चलते हैं। आपको 8 बजे यही अंजना ओम कश्यप लेके आती हैं स्पेशल रिपोर्ट, उसमें भी सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात कर रही हैं। आज हम महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सीबीआई जांच का डर है या फिर शरद पवार के ऑर्डर के तहत अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया है। ये पूरी कहानी उन 3.25 घंटों में सिमटी हुई है जो आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद का वक्त था, जहां आखिर 11:15 पर ऐसा क्या हुआ कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा टाइप कर लिया। देखिए, और उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ी या फिर थम गई। यहां भी इनका भला नहीं हुआ। इन्होंने कहा भाई इस मुद्दे को छोड़ना ही नहीं है, इस मुद्दे को तो पूरी तरह निचोड़ के रख देना है, लोगों के दिमाग में बिठा देना है इस मुद्दे को। हो सकता है इसी बहाने सरकार गिर जाए, सरकार गिर जाए तो भाजपा खुश हो जाए, वाह आपने बड़ी मदद करी है सरकार गिराने में, जैसे और जगह बतेरी मदद कर रखी है। अब यहाँ सरकार बन गई, टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ से बिजनेस जरूर देंगे, कुछ ना कुछ धंधा पानी आपका भी निकलेगा, कुछ ना कुछ तो एडवर्टीजमेंट तो दे ही देंगे। खबरदार, रात को 9 बजे जो श्वेता सिंह लेके आती हैं वो भी सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं। शुरुआत लेकिन हम महाराष्ट्र से करेंगे, जहां की वसूली कांड में आज नया मोड़ आया। अनिल देशमुख ने दोपहर को गृह मंत्री पद छोड़ दिया।
15 दिन से अनिल देशमुख का बचाव किया जा रहा था। यह साफ साफ कहा जा रहा था कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन देशमुख पर शरद पवार का मन अचानक कैसे बदला, इसके पीछे बॉम्बे हाईकोर्ट का वो फैसला है जिसमें वसूली कांड की सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया गया। इसके बाद अनिल देशमुख को कुर्सी पर बनाए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शरद पवार और ठाकरे सरकार को यह पूरा अंदाजा होगा कि अब देशमुख पर देर की गई तो और फजीहत होगी। अब सोचिए, आपके 4 शो में इसी मुद्दे पर सबसे पहले बात की जा रही है। 2 डिबेट शो हैं और 2 इनके दूसरे तरीके के बुलेटिन टाइप के शो हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता पे इसी मुद्दे को चुना जा रहा है। अब आपके सामने एबीपी न्यूज़ का हाल रख देते हैं। हुंकार जो कल इनकी एंकर करा करती थी वो नहीं थी, उनकी जगह दूसरी एंकर आ गई, लेकिन वो भी इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं कि जो सीबीआई की जांच का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिया और इसके अलावा अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दे दिया है, सुन लीजिए उनकी जबान। आज से 15 दिन पहले यानी तारीख थी 20 मार्च। 20 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक लेटर बम फोड़ा था। उस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप यह लगाए थे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का टारगेट दिया था। परमबीर की यह चिट्ठी आने के बाद अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक जाहिर सी बात है सियासी हंगामा बरपना ही था। लेकिन न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उनकी पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने भी देशमुख के इस्तीफे से तब सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन आज एक जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही सीबीआई को इस वसूली कांड की जांच का जिम्मा सौंपा, उसके 3 घंटे के भीतर भीतर अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दी है। अब आपको लेके चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। भाई साहब, देशभक्त चैनल का भी तो हाल बताया जाना चाहिए कि देशभक्त चैनल आखिर क्या कर रहा है। तो इसी मुद्दे को उठा रहा है, जा रहा है वहाँ पे और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अब किसका इस्तीफा होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी तालठोक के स्पेशल एडिशन में। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई क्योंकि परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है और गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। आर पार में लेके चलते हैं भाई साहब। जो रात को आता है हाथ पैर फेंक के खड़े होके बात करता है, कुछ बैठ बैठ के कूदते हैं, कुछ खड़े होके कूदते हैं। तो जो खड़े होके कूदता है वो इस प्रोग्राम को करता है, वो आके इस मुद्दे को उठा रहा है। किस तरीके से, उसी की ज़बानी सुन लीजिए। और क्योंकि बात मुंबई की है तो एक फिल्मी गाने के बोल मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं। शशि कपूर साहब का एक मशहूर गाना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। ठीक वैसे ही इनकार करते करते आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इकरार करना ही पड़ा। उन्हें कथित उगाही के मामले में इस्तीफा देना ही होगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह, जो कि पूर्व कमिश्नर है, उनकी याचिका पर 100 करोड़ की उगाही के मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा समझ आता है ये लोग कर क्या रहे हैं। कुल मिला के आप ये देखिए कि ना तो इनमें से किसी ने भी, जी न्यूज़ ने ज़रूर की कोशिश, कैसे उसका एंकर जो है 22 जवानों की शहादत को लेकर बात कर रहा है, लेकिन वहाँ भी क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहा है। हाफिज शहीद के नाम का जिक्र कर रहा है, पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है, पूरे मामले को जो है दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहा है। सुन लीजिए उसकी ज़बानी। 22 जवान शहीद हो गए हमारे, 22 जवान, एक लापता है। आज सवाल ये रहेगा, ये जो हिडमा है ये हाफिज सईद से बड़ा हो गया क्या? आप सोचिए ना, हम लोग ये सवाल आज उठाने की कोशिश करेंगे कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ध्यान से समझिएगा, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट। ये भारत तो नया भारत है ना, ये तो घर में घुसकर मारता है। ना पाकिस्तान की हैसियत, ना हाफिज सईद की औकात, ना चीन की हैसियत कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। इसके अलावा जितने भी ये बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने ना तो आदित्यनाथ योगी की खबर दिखाई, ना जंगलों में आग लगने की खबर दिखाई, ना राफेल को लेकर कोई खबर दिखाई इन लोगों ने, और ना ही ये जो जवानों की शहादत हुई है इसको लेकर खबर दिखाई। ये स्थिति है आपके मीडिया की, जिसे आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बनाए हुए हैं और रात दिन उनके शो देखते रहते हैं। सोचिएगा कि वो आपको दिखा क्या रहा है, खबरें दिखा रहा है या आपको बस एवं एंटरटेन कर रहा है। वैसे आप भी वही देखना चाहते हैं जो वो दिखा रहे हैं, इसलिए तो वो कहते हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो आप पोर्नोग्राफी भी देखना चाहते हैं, उन्हें कह दो ना न्यूज़ चैनल बंद करके वही आपको दिखाएं, आप भी खूब मज़ा ले लेके देखेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।
फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।